नमस्कार दोस्तों। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले जी हाँ, हम सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं 20 नवंबर को कुल 288 सीटों पर, और ये चुनाव संपन्न होंगे सिंगल फेज के अंदर, राइट। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश के उपचुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी अपना खेला स्टार्ट कर चुकी है। कल था दोस्तों मंगलवार, और मंगलवार को मुंबई के विभिन्न हिस्सों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पोस्टर के साथ जी हाँ, बटेंगे तो कटेंगे का नारा फिर से एक बार सुर्खियां बटोर चुका है। सो गाइस, मुंबई के भाजपा नेता हैं विश्वबंधु राय। इन पोस्टरों के पीछे का उद्देश्य समझाते हुए जनता से अपील करते हैं, जनता से दरकार करते हैं, जनता को समझाते हैं कि विपक्ष जो है वो राजनीतिक चालें चल रहा है, और हमने इसका जवाब इन पोस्टर के माध्यम से दे दिया है। और उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं ना, वो योगी और उनके नारे बटेंगे तो कटेंगे पर विश्वास करते हैं। इसलिए हमने महाराष्ट्र में भी विपक्ष की चालों का जवाब देना इस तरह से एक्टिविटी करके, इस तरह के माध्यम से देना शुरू कर दिया है। इसके अलावा उन्होंने हरियाणा विधानसभा चुनाव के बारे में भी कटाक्ष किया है। इन्होंने ये कहा कि हरियाणा में हम सबने देखा है कि कैसे लोगों ने एकजुट होकर के भाजपा का समर्थन किया, और अब महाराष्ट्र के लोग भी ऐसा ही करेंगे। सो गाइस, हाल ही के लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से वोट जिहाद हुआ था, उसका विवरण और उसका विस्तार से उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अपने एक बयान में पहले ही दे चुके हैं, और अब विधानसभा चुनाव में भी विपक्ष उसी प्रकार के वोट जिहाद की तैयारी कर रहा है। सो गाइस, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ये जो बटेंगे तो कटेंगे का जो ओरिजिन हुआ था इस नारे का, वो योगी आदित्यनाथ के द्वारा हुआ था। लेकिन जिस स्पीच में इन्होंने जिस मंच पर इस शब्द का प्रयोग किया था, इसमें इन्होंने शायद विस्तार पूर्वक जनता को नहीं बताया कि बटना हमको किस आधार पर है। जी हाँ, जाति के आधार पर हम ना बटे तब हम एक रहेंगे, धर्म के नाम पर अगर हम ना बटे तो हम एक रहेंगे, या फिर दोस्तों रंग के आधार पर, ऊंचाई हाइट के आधार पर, या फिर बालों के रंगों के आधार पर, आखिरकार किस आधार पर। वर्तमान समय में अगर हम देखें, बहरीश में जो हुआ, बाराबंकी में जो हुआ, जी हाँ, धर्म के आधार पर हम सबके अंदर एक अलग सा जहर घोट दिया गया है। हमारे नसों में दोस्तों खून कम, इस समय नफरत का जहर ज़्यादा दौड़ रहा है। हम कह सकते हैं कि बॉडी में जाने वाले जहर का एक समय के बाद तो इलाज हो ही सकता है अगर विल पावर काफ़ी स्ट्रांग हो, डॉक्टर के भी और मरीज के भी। लेकिन 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 कानों के अंदर घुसने वाला जो जहर है, इसका इलाज होना संभव नहीं है। और इस जहर के बाद में हम जो आम जनता है वो कहीं ना कहीं जॉम्बी बन चुके हैं। जॉम्बी बोले तो खून के प्यासे, एक दूसरे धर्म के हम खून के प्यासे बन चुके हैं। बाराबंकी में क्या हुआ देखा आपने? जी हाँ, बहरीश में क्या हुआ? उस लड़के को मौत के घाट उतार दिया गया, किस तरह से उसकी हत्या की गई। थिंक अबाउट इट, विचार जरूर करिएगा। और मैं यहाँ दोस्तों किसी विशेष धर्म को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। मैं ये पक्का मानता हूँ कि इस धर्म के लोगों ने हम हिंदू के ऊपर अत्याचार किया है। जी हाँ, अगर यहाँ पे हमको एक होने की आवश्यकता है, मैं ये भी मानता हूँ, बट दूसरी तरफ हमको ये भी ध्यान रखना कि पांचों उंगलियाँ बराबर नहीं होती है। जी हाँ, यहीं से ही जन्म लिया है किसने? हमारे स्वर्गीय माननीय पर्सनैलिटी APJ अब्दुल कलाम ने। सोचिए, कुछ पर्सनैलिटी ऐसी भी है, तो हमको विचार करना होगा कि पांचों उंगलियां इक्वल नहीं होती है। लेकिन दोस्तों, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। अगर हम आँख के बदले आँख मांगेंगे तो पूरी दुनिया एक दिन अंधी हो सकती है। तो यहाँ पर कोई ना कोई हमको शांति की वार्ता करते हुए समाधान निकालना होगा। अभी कुछ समय पहले अखिलेश यादव ने सीधा निशाना साधा है योगी सरकार के ऊपर, कि जो बहरीश में हुआ, इतनी बड़ी संख्या में, ठीक है, लोग माता रानी जी का विसर्जन करने जा रहे थे उस समय, तो इतनी बड़ी संख्या का हुजूम अगर किसी मुस्लिम बहुल वाले स्थान से निकल रहा था तो वहाँ पर पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं थे? सिक्योरिटी के, पुलिस का इंतजाम क्यों नहीं था? ये सबसे बड़ा सवाल है। और ये सवाल कहीं ना कहीं जो अखिलेश यादव का है बिल्कुल सही है। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि अगर आपको अपने एरिया में एक छोटा सा कैंप लगाना है, जी हाँ, टेबल लगा करके फ्री कैंप लगाना है, तो आपको उसके लिए भी अपने SHO से परमिशन लेनी पड़ती है, लेटर में साइन कराना पड़ता है, फिर जाकर परमिशन वो देते हैं, फिर जाकर के आप अपना कैंप लगाते हैं। हेल्थ कैंप, फ्री आई चेकअप, फ्री शुगर, फ्री BP वगैरह, छोटा सा भी कैंप लगाओगे तब भी आप लोगों को परमिशन लेनी पड़ती है। देखिए, इतना बड़ी जनसंख्या जा रही थी, ठीक है, रास्ते में काफ़ी सारे मुस्लिम समुदाय के घर भी पड़ने हैं, मस्जिद भी पड़नी है, तो आखिरकार उस समय वहाँ पे पुलिस क्यों नहीं थी? कहाँ गायब थी?
रही सही कसर दोस्तों दैनिक भास्कर की इस फुटेज में निकाल दी है। इस फुटेज में साफ साफ ये बोला गया है दो युवाओं के द्वारा कि आखिरकार अगर हमको 2 घंटे एक्स्ट्रा मिल जाते समथिंग ऐसा कुछ। अब इसको सुन लीजिएगा एक बार। तो ये हमारे अंदर जहर घोला जा रहा है और ये ऐसा करने पर मजबूर क्यों है, कभी ये सोचा है? क्योंकि इनके पास रोज़गार नहीं है, ये बेरोजगार युवा है और अपना घर पालने के लिए, बच्चों का पेट पालने के लिए, घर को चलाने के लिए युवा इस तरह के कदमों का इस्तेमाल करते हैं। वरना क्या आवश्यकता है? अगर एक युवा को सही समय रहते ही उसकी योग्यता के आधार पर अगर उसको रोज़गार मिल जाए, क्या उसको टाइम मिलेगा इस टाइप की एक्टिविटी करने का? कहीं ना कहीं सबसे बड़ा सवाल है ये, ठीक है। और एक युवा वो भी जो दिन रात अपनी स्टडी कर रहा है, अपने किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, वो भी तो युवा है और ये भी युवा है। ये डिफरेंस क्यों आया, इसके ऊपर भी हमको मंथन करने की आवश्यकता है। वापस आता हूँ दोस्तों टॉपिक की तरफ, लेकिन आप मुझे कमेंट करके पक्का बताना कि ये नफ़रत की दीवार आखिरकार कभी टूट पाएगी या फिर ये दीवार जी हाँ और सशक्त होगी। मंथन करके आप मुझे कमेंट करना मत भूलिएगा। अब जरा समझते हैं कि इस नारे का ओरिजिन क्यों हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी इस नारे को जन्म देने की। इस बात को समझने का थोड़ा सा प्रयास कर लेते हैं। एक्चुअली दोस्तों ये नारा केवल इतना छोटा नारा नहीं है, ये नारा एक्चुअली थोड़ा सा बड़ा है। इसमें कहा गया था कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे और सुरक्षित रहोगे। तो ये था आपका कंप्लीट नारा। और आगरा में योगी आदित्यनाथ का ये आक्रामक राजनीतिक बयान एक्चुअली बांग्लादेश के संदर्भ में था। और योगी के इस बयान पर ध्यान रखिएगा, AIMIM के जो चीफ हैं कौन है? ओवैसी। और ओवैसी ने इस बात पर एक तीखी प्रतिक्रिया करी, इनके ऊपर कटाक्ष करा, इनके ऊपर निशाना साधा। और यूपी के CM योगी के इस बयान को कहीं ना कहीं दोस्तों ये बयान इनका काफ़ी तूल पकड़ा, काफ़ी जोर पकड़ा उस समय जिस समय उन्होंने पहली बार अपना ये बयान दिया था मंच पर आगरा के। और जाति की जोर पकड़ती राजनीति के बीच धर्म को लेकर के ये बयान राजनीतिक गलियारों में एक खासा रूप से चर्चित हुआ। ये बयान आपने भी सुना होगा। और कहा जा रहा है दोस्तों, ये कहा जा रहा है कि यहाँ योगी के बयान में जिक्र भले ही बांग्लादेश का था। जब ओवैसी ने बोला तो ओवैसी ने ये बोला कि ये कहा जा रहा है कि योगी के बयान में जिक्र भले ही बांग्लादेश का था लेकिन फिक्र यूपी की दिख रही थी। वैसे ये बयान CM की छवि से अलग नहीं है। ये पूरा कटाक्ष किया था इन्होंने। मतलब कि यूपी के अंदर इस समय धर्म की इतनी बड़ी दीवार खिंच चुकी है कि कहीं ना कहीं जी हाँ एक धर्म दूसरे धर्म का खून का प्यासा बन चुका है। जी हाँ, सब कुछ हम लोग भूल करके बस अपने धर्म को सबसे ऊपर रख रहे हैं। अगर इस तरह से अगर ये जंग जारी रही तो दोस्तों आने वाले समय में भारत की हालत और हालात ज़मीनी हकीकत बहुत ही बद से बदतर हो जाएंगे। नेताओं के बच्चे विदेश में पढ़ते हैं वो तो सिक्योर हैं, लेकिन गरीब का बच्चा जी हाँ यहाँ पर बहरीच जैसे स्थानों पर एक गरीब का युवा बच्चा जो घर चलाने वाला इंसान बनेगा, आगे हमारा सहारा बनेगा, उसको सेकंडों में गोली के दाग करके उसको मार दिया जाता है। तो ये होगा हमारा अमृतकाल और ये हम बनेंगे विश्व गुरु। आता हूँ थोड़ा टॉपिक की तरफ। एक्चुअली लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद पार्टी का रुख और CM योगी का ये बयान दर्शाता है कि पार्टी ने उन्हें एक बार फिर से फ्री हैंड दे दिया है। मतलब कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 10 सीटों पर जब उपचुनाव अभी चंद दिनों बाद होने वाले हैं, आपको फ्री हैंड है। आपको जैसे करना है, जो करना है, जिस तरह से करना है बस आप करो। लेकिन यहाँ पर उपचुनाव के अंदर हमारी छवि खराब ना हो बीजेपी की, इनको पूरा फ्री हैंड दे रखा है। हालांकि अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन काफ़ी हद तक अब हो चुका है, ठीक है। लेकिन बीजेपी की इस बार किसी भी तरह से ढील बरतने के मूड में बीजेपी नहीं है। और वहीं पर अखिलेश यादव की सरकार, सपा सरकार और दूसरी तरफ दोस्तों कांग्रेस सरकार अपना जी तोड़ मेहनत कर रही है। जो बहरीच में हुआ वो एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है साफ साफ। आपने देखा होगा कि क्या हुआ था बहरीच के अंदर और क्यों हुआ था। अब सोचिए, मैं अगेन बोलूँगा कि छोटे से कैंप लगवाने के लिए आपको SHO की परमिशन चाहिए होती है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में अगर हमारा ठीक है अगर हमारा जुलूस निकल रहा है हम हिंदियों का, तो उसको लेकर के हमको प्रोटेक्शन क्यों नहीं दी गई थी। मैं अगेन बोलूँगा कि इस धर्म के लोगों ने हमारे साथ गलत किया है, लेकिन पाँचों उंगलियाँ बराबर भी नहीं होती हैं। इसलिए हमको अपनी समझदारी का प्रयोग करना है, क्या सही है क्या गलत है, इसके आधार पर हमको अपने एक्शन करने चाहिए। मेरा मानना ये है दोस्तों। आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा जो उपचुनाव जो होने हैं दोस्तों, वो 10 सीटों पर होने थे। एक सीट पर अभी डेट का फाइनल नहीं हो पाया है। अब 9 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान कर दिया था 15 अक्टूबर को आज चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जी के द्वारा। और यहाँ पर दोस्तों मतदान के लिए 13 नवंबर की तारीख फाइनल की गई है। वहीं फाइनल नतीजे 23 नवंबर 23 नवंबर को
आएंगे, मतों की गिनती इस दिन होगी और तारीख का ऐलान होने के साथ ही सत्तारूढ़ भाजपा के साथ ही समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाजवादी पार्टी, इन सब ने अपनी अपनी कमर को अच्छे से कस लिया है और चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा के साथ ही इन सीटों पर उपचुनाव का ऐलान उस दिन कर दिया था। 10 में से जो एक सीट की जो डेट का अनाउंसमेंट अभी नहीं हुआ है वो है आपका मिल्कीपुर। ध्यान रखिएगा, बाकी अदर सीटों का ऐलान हो चुका है। और वहीं पर अगर हम बात करें उत्तराखंड के बारे में, तो उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा सीट पर 20 नवंबर को वोटिंग और परिणाम 223 नवंबर को आएंगे। अब उत्तर प्रदेश में आपका फूलपुर हो गया, गाजियाबाद हो गया, मंझवा हो गया, खैर हो गया, मीरापुर हो गया, सीसामाऊ हो गया और आपका कोटेरी हो गया और करहल हो गया और कुंदरी हो गया। इन सभी विधानसभा सीटों पर उपचुनाव अभी होने हैं और इसको लेकर के भी अखिलेश के बीच में और राहुल गांधी के बीच में मतभेद बना हुआ था। आपको याद होगा गठबंधन में आई दरार समथिंग, मैंने एक वीडियो शूट किया था, पब्लिश किया था। तो क्या आपको वास्तविक रूप से लगता है कि इस समय कहीं ना कहीं इन सबके बीच में दरार आ चुकी है? जी हाँ, क्या राहुल गांधी की सबसे बड़ी गलती थी ये कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के अंदर इन्होंने किसी का सहयोग नहीं लिया, इंडिविजुअल ये चुनावी मैदान के अंदर उतर गए और इसकी वजह से इनकी हार हुई? या फिर आपको लगता है कि ईवीएम के अंदर, जी हाँ, जो 99% जो बैटरी पाई गई थी उसमें कुछ हेरफेर हुआ है? थिंक अबाउट इट, विचार करके वीडियो को पॉज करके अच्छे से मुझे कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों मेरा मानना ये है, मेरा परसेप्शन ये है कि चुनाव चाहे विधानसभा का झारखंड में हो, महाराष्ट्र में हो, बिहार में हो, कहीं पर भी क्यों ना हो, 2024 की घोषणा होते ही, जी हाँ, जितने भी चुनाव होते हैं उन सभी की घोषणा होते ही पक्ष और विपक्ष नए नए वादों का, घोषणाओं का, अपने मैनिफेस्टो का, आरोप प्रत्यारोपण का, वे उपलब्धियों के साथ चुनावी मैदान पे हर नेता, हर पार्टी का नेता उतर आता है। और प्रत्येक चुनाव की तरह इस चुनाव में भी मुख्य रूप से हेल्थ, रोजगार, बिजली, पानी, सड़क, भ्रष्टाचार, महिलाओं के ऊपर अत्याचार के मुद्दे होने चाहिए, ना कि धर्म के जयकारे लगने चाहिए ऐसे चुनावों के अंदर। और सबसे अहम मुद्दा दोस्तों बेरोजगारी का होता है, महंगाई का होता है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार का होता है। इतने पढ़े लिखे युवा हमारे भारत के अंदर हैं और भारत को छोड़ करके डंकी मार करके वो लोग विदेश जा रहे हैं। सोचिए, महाराष्ट्र का युवा बेरोजगार है, दिल्ली का युवा बेरोजगार है, बिहार का युवा इतने गट्स रखता है वो बेरोजगार बैठे हुए हैं। हरियाणा का क्या हाल है आप देख रहे होंगे इस समय, पंजाब का हाल क्या, आप सब किसी भी राज्य में देख लीजिएगा, बेरोजगारी का स्तर डे बाय डे बढ़ रहा है। और इसलिए जो साइबर क्राइम है उसकी संख्या अधिक बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि युवा के पास रोजगार नहीं है तो वो गलत रास्ते अपनाने पर मजबूर हो चुका है, क्योंकि उसका भी परिवार है, उसके भी बच्चे हैं, उनका पेट पालने के लिए इंसान क्या करेगा? किसी भी चोर को चोरी करने के लिए घर में घुसने का कोई शौक नहीं चढ़ा हुआ है, लोगों से पिटने का, मरने का शौक नहीं चढ़ा हुआ है, लेकिन वो मजबूरी में ऐसा कदम उठा रहा है। इंसान गलत नहीं, ध्यान रखिएगा, इंसान का वक्त गलत होता है और जब गलत वक्त होता है ना तो इंसान का ये चीज़ काम करना बंद कर देती है। मेरा मानना दोस्तों यहाँ पर यह है, हर इंसान को ध्यान रखिएगा 2 वक्त की रोटी, कपड़ा और मकान के लिए अपने घर परिवारों से दूर दूसरे राज्यों में रोजगार के लिए प्लान करने को मजबूर होना पड़ता है। तो यहाँ पर सरकार को इन बातों पर ध्यान देना चाहिए कि अपने ही राज्य में कुछ ऐसे विकास हो, कुछ कल कारखाने स्थापित हों कि युवाओं को अपना घर छोड़ करके, अपने परिवार को छोड़ करके, माता पिता को छोड़ करके दूसरे राज्य में जॉब के लिए ना जाना पड़े। तो इस पर विचार करना चाहिए और इस चुनाव में विकास के जयकारे लगने चाहिए, ना कि किसी जाति के, ना ही किसी धर्म के। दोस्तों ये मेरा परसेप्शन है। सो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। सो गाइस मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।